जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ग्राउंड जीरो डिफेंस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक और इंपॉर्टेंट सेशन लेकर, जिसमें हम केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 आप लोगों ने पढ़ा है और उसमें जो वीडियो अपलोड हो चुकी है, आपने देखा कि पार्ट नंबर 1 में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। आज की जो वीडियो रहेगी वो आपके नेक्स्ट 25 क्वेश्चन की रहने वाली है। तो आप सभी लोगों, आप सब जानते हैं कि अगर आपके एग्जाम में अपने स्कोर को बूस्टअप करना है या एक जैकपॉट लगाना है, तो आज की वीडियो को देखना बच्चे आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देता हूं बच्चे, आज की वीडियो में जो हमारे सामने चैप्टर कवर अप करेंगे, उसमें जो हम कवर अप करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। नो डाउट यहां से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा। एसिड बेस एंड सॉल्ट से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजर्स हो गया एंड कंपाउंड एंड मिक्सचर हो गया। क्लियर बच्चे? तो आज की वीडियो में हम ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको हम एमसीक्यू अर्थात क्वेश्चन के थ्रू हम इनको कवर अप करेंगे। एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दूंगा, चाहे वो 4 क्वेश्चन की हो, चाहे 5 क्वेश्चन की हो, आप उसको जरूर, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे आप उसको जरूर बच्चे नोटबुक पर जरूर नोट डाउन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 26 जो है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, उसके बाद आप अपने आप आंसर करेंगे, फिर देखेंगे कि हमने कौन सा आंसर बताया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चे, 2019 में पूछा गया है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे अगर मैं बात करूंगा बच्चे, इसका नाम है CH3F और ये जो होता है मिथाइल फ्लोराइड, ये आपके एल्किल हैलाइड्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? एल्किल हैलाइड। इन्हें हम RX ग्रुप के नाम से जानते हैं, ठीक है। और RX ग्रुप की अगर हम CH3F का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो CH3F का जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है और फ्लोरीन आपका यहां पर आता है। आपको पता है सेंट्रल मोस्ट पार्ट जो होता है वो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है और जो उसके सराउंडिंग एलिमेंट्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्लियर एवरीवन? अब इसका स्ट्रक्चर जो होता है बच्चे, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए बच्चे, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, इसका नाम है HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की अगर हम बात करते हैं बच्चे, अगर मैं CH3OH मेथेनॉल के अंदर अगर मैं ऑक्सीजन गैस को फ्लो कराता हूं तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुनेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड जो होते हैं वो आपके खुशबू प्रदान करते हैं, अर्थात एज अ फ्रेग्रेंस के रूप में यूज करे जाते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चे कि मेथेनॉल, यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड जो होती हैं वो आपका जो डेड स्पीसीज होती है उनके प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज करा जाता है। तो साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे, डेड स्पीसीज को प्रिजर्वेशन के लिए हम क्या करते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करते हैं। सभी लोगों को पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। अगर मैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो ये कैसा बनता है? CHH यहां पर आएगा और O कहा जाएगा, डबल बॉन्ड की सहायता से कुछ इस तरीके से जाएगा और ये बनाएगा आपका कैसा? एक ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है जो आपका कैसा होता है? 2D इन नेचर होगा। तो यहां पर HCHO कैसा हो जाएगा बच्चे? ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर मैं HCN की बात करता हूं बच्चे, HCN जो है वो आपका साइनाइड ग्रुप होता है और साइनाइड ग्रुप जो यूज करे जाते हैं वो आपके एज अ इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज करे जाते हैं। जब हम फार्मिंग वगैरह करते हैं तो वहां पर आपके इंसेक्टिसाइड के रूप में हाइड्रोजन साइनाइड्स का यूज करते हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चे? लीनियर होगा। नेक्स्ट लास्ट जो है, लास्ट कंपाउंड का नाम है आपके सामने अमोनिया। अमोनिया जो होता है बच्चे, इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है, देन आपके सामने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एक मतलब प्लेन के ऊपर लाई करता है और एक प्लेन के कहां लाई करता है बच्चे? नीचे लाई करता है। तो ये होता है आपका अमोनिया का स्ट्रक्चर और ये कैसा स्ट्रक्चर होता है आपके सामने? ट्रायंगुलर पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब अमोनिया जो होता है बच्चे, अमोनिया की बात करेंगे तो अमोनिया कैसे बनाया जाता है बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब मैं नाइट्रोजन को क्या करता हूं? 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन लेता हूं तो मेरे सामने बनता है
ट्वाइस NH3 और इसी रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं? इस रिएक्शन को हम हेबर प्रोसेस के नाम से जानते हैं। यहां पर जो बच्चे हम टेम्परेचर लेते हैं तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर इसका फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है बच्चे? अगला पॉइंट बनेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो अमोनिया होता है बच्चे वो आपका एज अ रेफ्रिजरेंट के तरह भी यूज करा जाता है। रेफ्रिजरेंट आपने सुने होंगे कि जो ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए जो यूज करते हैं, दूध वगैरह जो हम ले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उनमें हम रेफ्रिजरेंट जो यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए आपका अमोनिया ही यूज करते हैं। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, ये आपका एग्रीकल्चर में यूज करा जाता है। अमोनिया का बहुत ही शानदार यूज होता है। आपको पता है कि अगर जब हम यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पर आपका अमोनिया एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट या मेन कंपाउंड होता है जो आपका यूरिया का फॉर्मेशन करता है। तो यहां पर आपके सामने कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे? अल्फा का 2 ऑप्शन और ब्रेवो का कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चे? ट्रायंगुलर प्लेनर बी का 1। ठीक है, सी का कौन सा हो जाएगा 4 और डी का कौन सा हो जाएगा बच्चे 3। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे? ब्रेवो ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन में आपको मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं प्लीज बच्चे आप उसको नोट डाउन करते हुए चले और वीडियो को अंत तक बने रहना है, क्योंकि हम ऐसी इंफॉर्मेशन एक एक क्वेश्चन में ऐसी ही एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लास्ट टाइम में हमें किस तरीके से चीजों को पढ़ना है, किस तरीके से चीजों को कनेक्ट करना है, यह सबसे बड़ा सवाल होता है। तो मैं आप लोगों को यह प्रॉमिस करता हूं, यह आश्वासन देता हूं कि अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है और आप अपनी नॉलेज में बेटर महसूस करेंगे। चलिए आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। 27 में पेंट के रिगार्डिंग पूछा गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। पहले मैं पेंट के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूं, आप उसको नोट डाउन करेंगे। पेंट जो होता है बच्चे वो आपका कैसा होता है, सभी लोग देखेंगे यहां पर। ये तो एक तो आपका ओपेक नेचर का होता है, दूसरा जो होता है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। क्या बनाता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का फॉर्मेशन करता है। जो भी आपकी अनडिजायर्ड लाइट जो आती है उसको क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। अगला पॉइंट, जो पेंट जो बना होता है बच्चे ये आपका मिक्सचर होता है। बच्चे 3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 3 पॉइंट जो बनते हैं आपके इसमें। एक तो आपका यूज करा जाता है बाइंडर यूज करा जाता है। क्या यूज करते हैं बच्चे? बाइंडर यूज करते हैं। बाइंडर के अलावा दूसरा जो पार्ट होता है इसमें पिगमेंट का यूज करा जाता है। तीसरा जो यूज करते हैं वो आपका एडिटिव यूज करते हैं। बाइंडर क्या का नाम ही सिग्निफाई करता है कि बाइंडर जो होते हैं एज अ बाइंडिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। और इसमें जो आपका बाइंडर यूज करा जाता है आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है, सिलिकॉन्स एज अ बाइंडर के रूप में यूज करते हैं। अगर मुझे पेंट को क्या करना है? थिन करना है, अर्थात थिनर के लिए मुझे यूज करना है, तो आप किसका यूज करते हैं? टर्पेंटाइन ऑयल का यूज करते हैं। यह पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका ऑयल को क्या कर देता है? पेंट को थिनर बनाता है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करेंगे, आपका अलसी का जो तेल यूज करा जाता है वो भी आपका किस लिए यूज करा जाता है? एज अ बाइंडर के रूप में यूज करा जाता है। क्लियर है बात सभी को? आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट जो है दूसरा पॉइंट है पिगमेंट्स। पिगमेंट्स जो होते हैं बच्चे वो यहां पर एज अ कलर फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। जो आपके कलर अगर मैं बात करूंगा तो आपने देखा होगा टाइटेनियम का ऑक्साइड जो है वो आपका व्हाइट कलर के लिए यूज करा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कोबाल्ट का जो ऑक्साइड होता है वो भी आपका किस लिए यूज करते हैं? कोबाल्ट का ऑक्साइड एज अ ब्लू कलर के लिए यूज करते हैं। क्रोमियम का जो ऑक्साइड होता है वो किस लिए यूज करते हैं बच्चे? वो ग्रीन कलर के लिए यूज करते हैं। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको एडिशनल मिल रही है बच्चे वो कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी एग्जाम में, मोस्टली अगर हम डिफेंस की बात करेंगे तो किसी ना किसी एग्जाम में वहां पर एज ए एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बच्चे। एडिटिव, अगर हम बच्चे एडिटिव की बात करते हैं बच्चे, एडिटिव जो होता है वो आपके क्या होते हैं बच्चे? आपके जैसे हम बात करेंगे प्लास्टिसाइजर की। प्लास्टिसाइजर्स जो होते हैं बच्चे वो आपके क्या करते हैं? ये एज अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा।
मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए यूज करे जाते हैं। दूसरा पॉइंट, जो प्लास्टिसाइजर्स होते हैं बच्चे, वो आपके कहां यूज करते हैं? एज अ एंटी स्किनिंग एजेंट के रूप में यूज करा जाता है। नोट डाउन करते हुए चलेंगे बच्चे, एंटी स्किनिंग एजेंट के रूप में इसका यूज करते हैं, प्लास्टिसाइजर का यूज करते हैं। अगर मैं प्लास्टिसाइजर की बात करूंगा तो एजिलेट हो गया, वो आपका किसकी तरह यूज करा जाता है? अगर मैं एजिलेट की बात करूंगा तो वो आपका एज अ प्लास्टिसाइजर के रूप में यूज करा जाता है। क्लियर है बच्चे? अब आप इस क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम होंगे। पेंट शुड बी ओपेक एंड हाई कवरिंग पावर, बिल्कुल बात सही है। सॉलिड पार्टिकल इन पेंट शुड रिफ्लेक्ट मस्ट ऑफ द डिस्ट्रक्टिव लाइट, जो एंश्योर लॉन्ग लाइफ ऑफ द पेंट, बहुत बढ़िया सर, ये वाला पॉइंट भी सही है। कॉम्बिनेशन ऑफ द पेंट पिगमेंट्स, व्हाइट लेड हो गया, टाइटेनियम का ऑक्साइड हो गया, ये आपका किस लिए यूज करा जाता है? एज अ व्हाइट फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। एडिशन ऑफ प्लास्टिसाइजर डिस्ट्रॉय द इलेक्ट्रिसिटी, सर ये पॉइंट गलत है सर। आप मुझे बच्चे, प्लास्टिसाइजर जो होते हैं, मैंने आपको कहा ये आपके मैकेनिकल स्ट्रेंथ को क्या करते हैं बच्चे? इंप्रूव करते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो इलास्टिसिटी हो गई, प्लास्टिसिटी हो गई, ये सारी कैसी होती हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई, यील्ड स्ट्रेंथ हो गई, इन सभी को क्या करते हैं बच्चे? इंप्रूव करते हैं। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे? ये भी ऑप्शन, यहां पर ऑप्शन जो मिलेगा वो आपको कौन सा मिलेगा बच्चे? सेकंड ऑप्शन यहां पर सही होगा, ब्रेवो ऑप्शन सही होगा। क्लियर है बच्चे? अगला पॉइंट, मैंने आपको, चाहे मैं आपके फिजिक्स की बात करूं, चाहे मैं आपकी केमिस्ट्री की वीडियो की बात करूं, मैंने वहां पर जो मैक्सिमम क्वेश्चन लेने की कोशिश करी है वो मैच द फॉलोइंग हो गए, स्टेटमेंट के क्वेश्चन हो गए, असर्शन रीजन के क्वेश्चन हो गए। हमने ऐसे क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि मैं अपनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा सकूं इस वीडियो के माध्यम से। चलो सभी लोग देखेंगे अब इस क्वेश्चन का आंसर। इंपार्टेड टू द ग्लास, ग्लास आपको पता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं बच्चे? सिलिकेट्स होते हैं। तो उसमें हम जो कलर के रूप में जो पिगमेंट्स यूज करते हैं वो मेटल के ऑक्साइड यूज करे जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चे, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड के अंदर जो ये मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं उसमें आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसमें आपका हाफ डी ऑर्बिटल जो डी और एफ ऑर्बिटल कैसे रहते हैं? मतलब हाफ फिल्ड रहते हैं, जिसकी वजह से हम यहां पर मेटेलिक ऑक्साइड का यूज करते हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड ब्लू कलर के लिए यूज करा जाएगा। क्रोमियम डी जो होगा वो ग्रीन कलर के लिए यूज करा जाएगा। तो आपको चार्ली का 2 हो गया और इसका डी का बच्चे 3 हो गया। यूरेनियम ऑक्साइड जो होता है बच्चे वो आपका येलो कलर का होता है बच्चे। येलो कलर अगर मुझे ग्लास को देना है तो मैं किसका यूज करूंगा बच्चे? तो आपका आंसर होगा यूरेनियम ऑक्साइड एज अ येलो कलर पिगमेंट्स प्रोवाइडेड टू द ग्लास। तो यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चे? ए ऑप्शन यहां पर एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे 29 की तरफ। 29, क्वेश्चन नंबर 29, बहुत प्यारा क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान से देखते रहिए बच्चे। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये फर्टिलाइजर्स जो है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि एक कह रहा है एक फर्टिलाइजर्स है जिसमें 20% जो है नाइट्रोजन बाई मास है, और नाइट्रोजन का मास कितना दे रखा है बच्चे? 1 kg दे रखा है। तो फर्टिलाइजर्स का मास पूछ रहा है। तो आपको पता है बच्चे, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूंगा, परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन की बात करेंगे तो वो कैसे निकालेंगे? मास ऑफ द नाइट्रोजन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द फर्टिलाइजर। ध्यान से सुनेंगे बच्चे, मैंने क्या कहा है कि आप सिंपल सी बात करिए कि 20% का मतलब हो गया 1/5, और यहां पर परसेंटेज की बात करेंगे 20/100, तो मतलब ये कितना हो जाएगा बच्चे? 1/5। मास ऑफ नाइट्रोजन कितना दे रखा है बच्चे? 1 kg। फर्टिलाइजर का मास मैंने मान लिया x, तो x का मान हमें कैलकुलेट करना था, जो कि यहां पर आंसर देखने को मिलेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। मैंने आपको कहा कि चाहे वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका फिजिक्स का क्वेश्चन हो, बहुत ही मतलब एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो आपको बहुत बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्वेश्चन को साथ साथ बनाते हुए चलना है बच्चे। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। वीडियो को स्किप ना करें बच्चे, आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि मैं इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर दे रहा हूं कि आपको वीडियो को स्किप करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिक फॉर्मिंग। अच्छा,
ऑर्गेनिक फार्मिंग की जब हम बात करते हैं, जिसे हम जैविक खेती बोलते हैं, जैविक खेती में ध्यान से सुनिएगा बच्चे, कोई भी पेस्टिसाइड का यूज नहीं करते हैं, मतलब आपका कोई भी केमिकल एजेंट यूज नहीं करा जाता है, पहला पॉइंट। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो यूज करी जाती है उसमें आप देखेंगे कि आप लोग बिलोंग भी करते होंगे और आपने करी भी होगी जैविक खेती जो है। पहले हम जैविक खेती ही यूज करते थे, बट आप आजकल जो है कंजम्पशन ज्यादा होने की वजह से हमें जैविक खेती के अलावा हमें क्या करनी पड़ रही है, इनऑर्गेनिक फार्मिंग करनी पड़ रही है। तो सभी लोग देखेंगे बच्चे, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, काउ डंग का यूज करते हैं, गाय के मूत्र का यूज करते हैं। ये सारी जो चीजें होती हैं वो आपके खाद की जो डिकम्पोज जो होता है ना खाद, उसको किसमें कन्वर्ट कर देती है, मैन्योर में कन्वर्ट, मतलब खाद बना देती है। तो ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही होगा। मतलब आप देखेंगे बच्चे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में बिल्कुल, चलिए, यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर इंप्रूव द सॉइल फर्टिलिटी, नहीं सर, ये वाला पॉइंट बिल्कुल गलत है। अच्छा, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग जब करी जाती है बच्चे, तो उसमें हम केचुए का यूज करते हैं। केचुआ जो होता है वो आपका क्या करता है बच्चे, एज अ सॉइल की फर्टिलिटी को ऑर्गेनिक फार्मिंग की सहायता से क्या करता है बच्चे, इंप्रूव करता है। और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, जो आपके क्या होते हैं बच्चे, वो भी सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए यूज करे जाते हैं। ठीक है, अब फ्रीक्वेंट डिकम्पोजिंग, बिल्कुल बात सही है। एंड फॉलोइंग, मतलब जो हमारे सामने मतलब जो आपने यूज करा है, जो भी आप बना रहे हैं, उसको खाद में तुरंत क्या कर देगा, डिकम्पोज कर देगा, बिल्कुल बात सही है। यूज ऑफ दी हर्ब्स टू कंट्रोल पेस्ट, मतलब जो कीटनाशक होते हैं तो उसके लिए हम हर्बिसाइड का यूज करते हैं। और जो हर्बिसाइड यूज कर जाता है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, जो यहां पर यूज करते हैं वो सोडियम का क्लोरेट यूज करते हैं। ध्यान से सुनिए बच्चे, मैंने क्या कहा है कि जो आपका हर्बिसाइड एज अ हर्बिसाइड के रूप में जो यूज करा जाता है वो सोडियम क्लोरेट का यूज करा जाता है। हायर प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर, भाई हायर प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो आपके सामने आपने देखा होगा कि जो कंजम्पशन होता है वो हमारे सामने इतना ज्यादा नहीं होता है। तो उस एरिया पर हम क्या करते हैं बच्चे, ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो यहां पर आपके सामने कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे, 2 और 3, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, ब्रेवो ऑप्शन यहां पर एकदम सही होगा। होप सो आप लोगों को मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो मेरी आप लोगों तक पहुंच पा रही होगी। तो आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियो को कंटिन्यूअसली लाइक करते हुए चलें और शेयर करते हुए चलें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, फिर मैच द फॉलोइंग। वही मैंने कहा कि आपको मैच द फॉलोइंग चेंज द स्टेटमेंट वाले इसलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि ताकि आपको मैं अपनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं। चलिए, आर्गन जो होता है बच्चे, आप सभी लोगों को पता है, जो बल्ब जो बनते हैं उसके अंदर हम यूज करते हैं। तो आप देखेंगे लाइट बल्ब जो होते हैं उसके हम यूज करते हैं। टंगस्टन का फिलामेंट्स जो होता है वो आपका जो बल्ब जो होता है उसके अंदर आर्गन गैस भरी जाती है। टंगस्टन फिलामेंट्स जो होता है वो उसके अंदर टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी, या बोल सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा अच्छी होती है। और आर्गन वहां पर इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। तो अल्फा का तो सर 4th ऑप्शन है। अब अगला मैं बात करूंगा तो नियॉन, मैंने आपको साफ साफ लिखवाया हुआ है बच्चे। आप हमारे अगर केमिस्ट्री के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप ग्राउंड जीरो के चैनल को, ऑफिशियल वाला जो चैनल है, आप उसको टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमने वहां पर केमिस्ट्री का कंप्लीट अपने नोट्स आपको वहां पर प्रोवाइड करे हैं, बिल्कुल फ्री कंटेंट है आप सभी लोगों के लिए है। तो आप यहां पर देखेंगे नियॉन जो गैस है वो एज अ एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले के रूप में यूज करी जाती है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ब्रेवो का 1 हो जाएगा और चार्ली का 2 होगा। अच्छा, एयरपोर्ट लैंडिंग लाइट्स होती हैं बच्चे, उसमें हम किसका यूज करते हैं बच्चे, क्रिप्टन गैस का यूज करते हैं। जिनॉन जो गैस होती है वो आपकी फ्लैश गन, जो फोटोग्राफर जो होता है जब फोटो क्लिक करता है तो उस टाइम जो हमारे सामने जो गैस प्रोड्यूस होती है वो जो होती है वो आपकी कैसी होती है, वो आपकी फ्लैश गन जो होता है वो आपकी जिनॉन होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे, डेल्टा ऑप्शन यहां पर सही लगेगा। चलिए, 30 नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे सभी लोग इधर बच्चे। मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, दीज ऑल आर द एलिमेंट
और इन एलिमेंट में जो हमारे सामने डिसीजेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, सभी लोग याद करेंगे। एम जो होगा वो मीना माते डिसीजेस को यूज करेंगे, तो यहां पर मरकरी की मतलब वजह से जो डिसीजेस होती है वो मीना माते डिसीजेस होती है। कैडमियम से होती है बच्चे इटाई डिसीजेस होती है। और आर्सेनिक आप सभी लोगों को पता है स्किन कैंसर, जो स्किन के लिए हमारे सामने स्किन को खराब कर देता है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग टिश्यूज होते हैं उनको डेड स्पीसीज में कन्वर्ट कर देता है। तो ए का हो गया आपके सामने 2 ऑप्शन और बी का हो जाएगा बच्चे 4। तो डाइजेलिया जो होता है वो लेड की वजह से होता है, बिल्कुल बात सही है। डी का क्या हो जाएगा बच्चे 1। तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चे, चार्ली ऑप्शन यहां पर एकदम सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। आप सभी लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा, आपको पता है बच्चे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करेंगे, पीरियोडिक टेबल के पीछे भी बड़ा बवाल हुआ है और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने व्यू दिए हैं। उसमें जो 1913 ईस्वी में जो आपके हेनरी मोजले नाम के साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने मेंडलीफ की टेबल को क्या करा था, करेक्ट करा था और उन्होंने बताया था कि सर इसके अंदर 18 वर्टिकल कॉलम होंगे जो ग्रुप के नाम से जाने जाएंगे और 7 हॉरिजॉन्टल रो होंगी जो आपकी पीरियड के नाम से जानी जाएंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ द पीरियड आर द फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, बिल्कुल बात सही है। अगला पॉइंट, एलिमेंट इन सेम ग्रुप हैव डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर ये बात गलत है बच्चे। अगर मैं यहां पर बात करूंगा, सोडियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये वाला जो पहला वाला पार्ट है, इन सभी की जो वैलेंसी होती है वो बच्चे कैसी होती है, सेम होती है। तो ग्रुप में जितने भी आपके एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी वैलेंसी कैसी रहती है बच्चे, सेम रहती है। और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना था तो आपका आंसर आ चुका होगा, नंबर ऑफ द सेल इंक्रीजेस, बिल्कुल बात सही है। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते हैं, डाउन द ग्रुप आते हैं, वैसे वैसे सेल के नंबर क्या करते जाते हैं, KLMN। इस तरीके से मैंने आपको बताया है बच्चे, MN, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, 2n² के रूप में निकाले जाते हैं, ये आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो आपके डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। ये सारे के सारे आपके मेटल्स होते हैं। पी ब्लॉक जो होता है, अगर हम बात करेंगे एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल, दीज ऑल आर द एस ब्लॉक एलिमेंट। बच्चे ये वाला पहला और ये दूसरा जो होता है मैग्नीशियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम वाला जो होता है ये आपका सेकंड ग्रुप होता है। ये एल्कली और ये आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ठीक है। अब आगे बात करेंगे तो यहां पर आपके सामने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो बोलते हैं, है ना, ये आपके कौन से होते हैं बच्चे, ये आपके होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो होते हैं ये आपके पी ब्लॉक होते हैं। आपको पता है बच्चे कि पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसके अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स आपके पाए जाते हैं। तो आपका आंसर मिल गया होगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है बच्चे, ग्लास के रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट सही है। ग्लास जो है सुपर कूल्ड लिक्विड है, बिल्कुल इनफाइनाइट विस्कोसिटी, बिल्कुल बात सही है। अगला पॉइंट देखेंगे बच्चे। अब सर मैग्नीज का ऑक्साइड तो आपने बताया ही नहीं सर। जो मैग्नीज का ऑक्साइड होता है वो कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, वॉयलेट कलर प्रोवाइड करता है। मैन मेड सिलिकेट्स हैं, बिल्कुल बात सही है। ग्लास इज अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ये गलत है बच्चे। ग्लास जो होता है बच्चे वो आपका एमॉर्फस स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है बच्चे, एमॉर्फस स्ट्रक्चर होता है। तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा बच्चे। तो यहां पर 1, 2 एंड 3, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चार्ली ऑप्शन हो जाएगा। ग्लास को जो हम बनाते थे, जो डिफरेंट तरीके के ग्लास यूज करे जाते थे, जैसे मैंने आपको बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे, हमें चश्मे बनवाने होंगे तो हम किसका यूज करेंगे, क्रुक्स ग्लास, क्राउन ग्लास का यूज करेंगे। सर लेबोरेटरी प्रोडक्ट्स बनाने होंगे तो हम पायरेक्स ग्लास का यूज करेंगे, है ना। तो इस तरीके से जो लोएस्ट क्वालिटी का या चीपेस्ट क्वालिटी का जो ग्लास होता है वो आपका सोडा ग्लास होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहुंचा दी है। आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। अच्छा,
एस्पार्टम। एस्पार्टम बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चे, जो खांड जिसे हम बोलते हैं ना, आजकल लोग चीनी ना प्रेफर करके आजकल लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होता है जिसे हम एस्पार्टम के नाम से जानते हैं, खांड बोलते हैं, तो ए का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे? 3। अगला नियोप्रीन, मैंने आपको कहा रखा है बच्चे, ये आपका कैसा है बच्चे? सिंथेटिक रबड़ है। आपको एक मैंने बताया था आइसोप्रीन और एक मैंने बताया आपको क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन जो होता है वो आपका सिंथेटिक रबड़ होता है, तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा, चार्ली का फर्स्ट हो जाएगा और अल्फा का तीसरा ऑप्शन होगा। तो यहां पर बी का कौन सा हो जाएगा बच्चे? बी का हो जाएगा 4। अच्छा फ्रियोन्स, अच्छा जो भी आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, फ्रियोन्स हो गया, सीएफसी के नाम से भी जानते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से लिखवाया हुआ है बच्चे, सीएफसी को हम फ्रियोन्स के नाम से जानते हैं और उनका हम यूज किस लिए करते हैं बच्चे? रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज करते हैं। अगला पॉइंट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है आपको ये बताना है बच्चे। देखिए बच्चे, आर्टिफिशियल सिल्क इज ड्राइड फ्रॉम सेलुलोज। सर ये गलत है, यही गलत है, नहीं सही है। अब आर्टिफिशियल सिल्क जो होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, जो आपके सेलुलोज डेरिवेटिव होते हैं, जैसे आपका नायलॉन 6 हो गया है ना, रेयॉन हो गया। रेयॉन जो होता है वो आपका सेमी सिंथेटिक फाइबर के नाम से जानते हैं, वो भी आपका सेलुलोज डेरिवेटिव होता है। तो यहां पर ये वाला पॉइंट एकदम सही है बच्चे। अगला पॉइंट है नायलॉन 66 इज एन एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर्स। ये पॉइंट गलत है बच्चे। नायलॉन 66 जो होता है बच्चे, अगर मैं पहले बात करूंगा नायलॉन 6 की, फिर मैं बात करूंगा बच्चे नायलॉन 66 के। नायलॉन 666 का जो हमारे सामने मोनोमर होता है उसका नाम क्या होता है बच्चे? कैप्रोलैक्टम। क्या होता है बच्चे? कैप्रोलैक्टम। मेरी बात को सभी लोग अपने मुंह से एक बार जरूर रिपीट करेंगे, तभी आपको चीजें याद होंगी। अगला है नायलॉन 66 जो होता है वो किसका मोनोमर होता है? आपका आंसर होगा HDMA प्लस का एडिपिक एसिड का मिक्सचर होता है। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस का एडिपिक एसिड का मिक्सचर होता है। ये आपके इलास्टोमर्स नहीं होते हैं बच्चे, ये आपके कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे? कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं। और कंडेंसेशन पॉलीमर की बात करूंगा, अगर आपका NH और OH बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो पॉलीमर कैसा होता है आपके सामने? कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। तो आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। अगला पॉइंट अभी बताया बिल्कुल, नेचुरल रबड़ जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ लिटेक्स के रूप में, जो गोंद के रूप में प्राप्त करी जाती है, वो आपकी कैसी होती है बच्चे? आइसोप्रीन का ही एग्जाम्पल है। चलिए, अच्छा नेचुरल रबड़ हो गया आपके सामने, है ना, पॉलीस्टाइरीन हो गया, है ना, ये सारे आपके कैसे होते हैं बच्चे? ये इलास्टोमर्स होते हैं बच्चे। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। अगला, बोथ स्टार्च एंड सेलुलोज आर द पॉलीमर्स ऑफ द ग्लूकोज। बिल्कुल बात सही है। तो यहां पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे? ब्रेवो ऑप्शन यहां पर एकदम सही होगा। आगे बढ़ते बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। लिस्ट नंबर 1 और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा है। कौन सा मेटल या कौन सा किस तरीके से प्रॉपर्टीज को बिहेव करता है। अगर आपने हमारी फिजिक्स की वीडियो देखी है तो आप डेफिनेटली चीजों को लिंक कर पा रहे होंगे। अगर आप चीजों को बच्चे लिंक पर कर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे कि गोल्ड के बारे में बात करेंगे। तो गोल्ड जो है वो आपका कैसा होता है? सबसे ज्यादा अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मोस्ट डक्टाइल और मोस्ट मैलिएबल मेटल होता है। तो अगला पॉइंट देखेंगे सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल बात सही है। एल्यूमिनियम जो होता है सबसे ज्यादा मेटल अर्थ क्रस्ट के अंदर जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है उसका नाम है आपके सामने एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम जो होता है वो 7% के समथिंग पाया जाता है। फिर दूसरे नंबर पर आयरन पाया जाता है, वो 4 से 5% के समथिंग पाया जाता है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए का तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, और सी का कौन सा हो जाएगा बच्चे? 2 ऑप्शन होगा, और डी का कौन सा हो जाएगा बच्चे? 1। और लेड क्या होता है? लेड, ये ध्यान रखिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। एक ऐसा मैटर जो आपका कंडक्टिविटी जिसकी कम होती है, आपका आंसर क्या होगा? उसका नाम है बच्चे आपके सामने लेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन।
कोरोजन के बारे में बात करते हैं बच्चे। कोरोजन मैंने आपको जब केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी थी तब हमने वहां पर कोरोजन के बारे में बात करी थी। सबसे पहला जो कोरोजन था हमने देखा था वहां पर आयरन के ऊपर जब मॉइस्चर और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा था तो ये हेमेटाइट का फॉर्मेशन कर रहा था जो आपका ब्राउनिश कलर का होता था। ठीक है, तो जिसकी वजह से आयरन पर क्या हो जाती थी बच्चे, रस्टिंग हो जाती थी। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट की बात करेंगे बच्चे कि अब इसको हम जो प्रिवेंट करते थे वो कौन से मेथड के थ्रू करते थे, आपका आंसर होगा गैल्वेनाइजेशन मेथड के थ्रू करते थे जिसमें जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता था। आपको पता है बच्चे, या तो हम पेंट लगाएंगे या तो वार्निश लगाएंगे या तो इनेमल का यूज करेंगे, तो उसकी सहायता से हम उसको क्या करेंगे बच्चे, कोरोजन वहां पर प्रिवेंट करेंगे। अच्छा, अगला पॉइंट है आपके सामने, कॉपर जो होता है बच्चे वो भी आपका मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जब रिएक्ट करेगा तो कॉपर का कार्बोनेट बनाएगा और Cu का कॉपर का हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो कॉपर का कार्बोनेट जो होता है बच्चे वो आपका एज अ ग्रीन कलर की कोटिंग का फॉर्मेशन करता है। तो ये इसके प्रिवेंशन के लिए कॉपर के लिए हम क्या करते थे बच्चे, हम क्या करते थे कॉपर के ऊपर भाई अगर कॉपर को हम क्या करते थे उसके ऊपर एक ऐसे मेटल्स का या ऐसे यूज करते थे जो आपके क्या होते थे, जो आपके एसिडिक इन नेचर होते थे, वहां पर हम उन एलिमेंट्स का यूज करते थे बच्चे। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने सिल्वर। सिल्वर जो होता था बच्चे, सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर जो होता है वो सल्फर के साथ रिएक्शन करता है तो सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर की कोटिंग का फॉर्मेशन करता है। आपको पता है चांदी जो होती है वो कुछ समय बाद कैसी पड़ जाती है बच्चे, काली पड़ जाती है ड्यू टू द एक्सिस रिएक्ट विद द सल्फर। सल्फर के साथ रिएक्ट करने के साथ हम उसको क्या करते थे, वहां पर एक्वारेजिया, हम घर पर डिसॉल्व नहीं करेंगे, किसका यूज करते थे बच्चे, एक्वारेजिया का यूज करते थे। और मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है बच्चे, एक्वारेजिया जो होता है दो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंपोजिशन होता है, 3 पार्ट ऑफ HCl होता है और 1 पार्ट ऑफ HNO3 को हम किस नाम से जानते थे, एक्वारेजिया के नाम से जानते थे। तो तीनों ही आपके क्या है बच्चे, ग्रीन कलर की कोटिंग, सारे ही आपके क्या है बच्चे, कोरोजन के एग्जाम्पल होते हैं। तो इतना जितना भी मैं आपको बता रहा हूं बच्चे वो आप लोगों के लिए एकदम सटीक और इंप्रूवमेंट वाली जानकारी है, तो आप लोग को बने रहना है हमारे साथ अंत तक। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, अब बच्चे इस प्रकार की, चाहे मैं एक्सेप्शन की बात करूंगा, मेटल एंड नॉन मेटल से जो फेवरेबल क्वेश्चन है यूपीएससी का वो है आपके सामने एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं और मैंने सारे एक्सेप्शन को, मोस्टली एक्सेप्शन को कंप्लीट करा है, यहां पर कवर अप करा है। चलिए सभी लोग देखेंगे बच्चे, यहां पर गोल्ड की बात करेंगे। गोल्ड क्या होता है आपको पता है बच्चे, मोस्ट मैलिएबल मेटल है, बिल्कुल बात सही है। ग्रेफाइट आपका नॉन मेटल होता है जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता था। मैंने आपको वहां पर ग्रेफीन बताया था जिसको हम ग्रेफाइट को क्या करते थे, स्लाइस के रूप में कट करते थे, तो वहां पर हमें ग्रेफीन एज अ 2D स्ट्रक्चर के रूप में प्राप्त होता था। तो ग्रेफीन जो होता है वो भी आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अच्छा, ब्रोमीन आपका एक ऐसा नॉन मेटल है जो आपका रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट के अंदर पाया जाता है। तो ये भी आपके सामने कौन सा ऑप्शन होगा, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट नॉन मेटल। बहुत ध्यान से सुन लीजिए बच्चे, हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर अभी भी एक्सेप्शन बना हुआ है और हाइड्रोजन जो होता है वो सारे एक्सेप्शन को शो करता है। तो यहां पर आप देखेंगे लाइटेस्ट नॉन मेटल होगा, डी का यहां पर 1 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, डेल्टा ऑप्शन यहां पर एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 10 क्वेश्चन और रह गए हैं बच्चे, आप सभी लोगों को अंत तक देखना है बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। इसमें कह रहा है ऑल द बेसेस आर एल्काइली। नहीं सर, एल्काइली नहीं बोलते, सारे के सारे बेस एल्काइली नहीं होते हैं क्योंकि सारे के सारे बेस जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते तो हैं बट बहुत स्लो करते हैं। मतलब आप क्या कहेंगे सर, जो वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद जल्दी से हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करते हैं उन्हें हम एल्कली के नाम से जानते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सोडियम का हाइड्रोक्साइड हो गया,
पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड हो गया, ये कैसे होते हैं बच्चे, ये आपके अल्कली इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, अमोनिया का हाइड्रोक्साइड हो गया, ये आपका वीक अल्कली होता है, आप बोल सकते हैं कि ये वीक बेस होता है। जितनी जितने मतलब जितनी वैल्यू पीएच की वैल्यू जो होती है बच्चे अगर बढ़ती जाती है तो वहां पर आपकी बेसिसिटी जो होगी वो भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ये वाला पॉइंट क्या है बच्चे, ऑल बेसिस आर एल्कली, है ना। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चे आपके सामने, ऑल बेसिस आर एल्कली, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, आपको करेक्ट वाला चुनना है बच्चे, है ना। ऑल एल्कली आर डिसॉल्व इन वाटर, बिल्कुल बात सही है। एल्कली आर सोपी इन टच एंड बिटर इन टेस्ट एंड कोरोसिव इन नेचर, बिल्कुल बात सही है। अगर हम सोडियम की बात करेंगे, सोडियम के हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, सोडियम का पामेट हो गया, सोडियम का स्टीयरेट हो गया, ये आपके सोपी नेचर के टच होते हैं, जिसका यूज जो है हम सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चे, सेकंड चार्ली ऑप्शन सही होगा। और ये सीडीएस का बच्चे अभी रिसेंटली 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिनरल एंड ओर सही है। आपको पता है बच्चे, हम जो रोक वगैरह चट्टाने वगैरह जो होती हैं उसमें हमारे क्या पाए जाते हैं बच्चे, मिनरल्स पाए जाते हैं। और बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप देखेंगे कि कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेटल एज अ ऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट रहता है, तो उनको हम क्या नाम से जानते हैं, ओर के नाम से जानते हैं। मतलब आप क्या कहेंगे बच्चे, आपके सामने ये देखा जाएगा कि सर सारे के सारे मिनरल्स ओर नहीं होते हैं। ध्यान से सुनिए बच्चे, बहुत ध्यान से। मैंने क्या कहा कि सारे के सारे मिनरल्स ओर नहीं होते हैं, सारे के सारे और मिनरल्स होते हैं बच्चे। तो अब हम क्या करते हैं, इस और को हम क्या करते हैं बच्चे, बहुत सारे प्रोसेस इनके ऊपर करते हैं। जैसे आपको पता होगा, सबसे पहले हम पल्वराइजेशन प्रोसेस करते हैं, या हम इसी को एटोमाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसमें मैं क्या करता हूं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको हम चूरे के फॉर्म में क्या करते हैं बच्चे, कन्वर्ट करते हैं, एटोमाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। फिर उसको हम क्या करते थे बच्चे, छान लेते हैं। छानकर जब हम अलग करते हैं तो वो और कैसा होता है बच्चे, आपके सामने कंसंट्रेटेड और होता है। ठीक है ना बच्चे। अगला, अब इस कंसंट्रेटेड ओर के अंदर कार्बोनेट के रूप में, ऑक्साइड के रूप में बहुत सारी इंप्योरिटी प्रेजेंट रहती हैं। तो उनके लिए हम क्या करते हैं बच्चे, जो कुछ इंप्योरिटी ऐसी होती हैं जो इसके साथ कैसी होती है बच्चे, मतलब इसके ऊपर चिपकी हुई रह जाती है, मतलब आपकी इनफ्यूजिबल इंप्योरिटी होती है। वो इनफ्यूजिबल इंप्योरिटी जो होती है, जो अलग करी जाती है, वो किसके थ्रू अलग करी जाती है, आपका आंसर होगा बच्चे फ्लक्स के रूप में यूज करते हैं। और फ्लक्स कौन कौन से होते थे, एक होता था एसिडिक फ्लक्स, एक होता आपके सामने बेसिक फ्लक्स। और मैंने आपको कहा क्या है बच्चे कि अगर कैल्शियम का ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होंगे और सिलिका कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। फिर हम इसके बाद जो हम इसमें जो हमें इंप्योरिटी मिलती थी उसे हम गैंग और मैट्रिक्स के नाम से जानते थे। सारी कहानी मैंने आपको बता दी है बच्चे। फिर हम क्या करते थे, तीन प्रोसेस का यूज करते थे। कैल्सिनेशन प्रोसेस कार्बोनेट के लिए यूज करते थे, कार्बोनेट की इंप्योरिटी को हटाने के लिए। स्मेल्टिंग प्रोसेस जो होता था उसमें हम सल्फाइड वाले को यूज करते थे। रोस्टिंग प्रोसेस जो होता था उसमें हम क्या करते थे, आपका हीटअप करते थे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो वहां पर आपको सारी चीजें बच्चे क्लियर होंगी। अगला पॉइंट बढ़ते हैं बच्चे, इनकरेक्ट पूछ रहा है, अच्छा और पढ़ लेते हैं आगे। फेल्डस्पार हो गया, फेल्डस्पार जो हो गया वो आपका एल्यूमिनियम का और हो गया। क्वार्ट्स और माइका जो होते हैं ये आपके किसके होते हैं, सिलिका के होते हैं, सिलिकॉन के होते हैं। ये भी पॉइंट सही है। मिनरल आर द नेटिव फॉर्म इन विच वेरियस मेटल एग्जिट, बात तो सही है भाई, मैं तभी तो उनकी रिफाइनिंग प्रोसेस कर रहा हूं। जितनी भी रिफाइनिंग प्रोसेस जितनी शानदार होगी उतना ही आपके सामने मेटल जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा कैसा होगा बच्चे, गोल्ड इसलिए महंगा है क्योंकि उसकी रिफाइनिंग प्रोसेस बहुत खतरनाक करी जाती है। अब अगला पॉइंट देखेंगे, और आर यूज्ड इन टू एक्सट्रैक्ट मेटल इकोनॉमिकली, बिल्कुल बात सही है। तो यहां पर ये भी स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट वाला, ए ऑप्शन यहां पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42,
क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 42 ओर के रिगार्डिंग बात कर रहा है और इसमें मेटल के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, मोनाजाइट ओर जो होते हैं वो आपके थोरियम वाले होते हैं, थोरियम मेटल के होते हैं। मैंने आपको लिखवाया है बच्चे, जब मैंने क्या नाम रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात करी थी तो यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, और आपका वहां पर रेडियम की बात करी थी। तो थोरियम जो होता है वो आपका मोनाजाइट ओर से प्राप्त करा जाता है बच्चे। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और ये कहां पर पाया जाता है बच्चे, आपको पता है केरला में जो जगह है आप में, वहां पर आपको थोरियम और देखने को मिलते हैं बच्चे। अब जिसकी वजह से जितने भी एटॉमिक रिसर्च सेंटर होते हैं वो आपके बॉटम की तरफ, मतलब साउथ की तरफ ही लाई करते हैं। नेक्स्ट है बॉक्साइट, बहुत बार पूछा गया है, एल्यूमिनियम का ओर है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके ओर होते थे, याद करिएगा बच्चे, आयरन के ओर होते थे। अर्जेंटाइट, बहुत ध्यान से सुनिए बच्चे, अर्जेंटाइट किसका होता है बच्चे, सिल्वर का ओर होता है। अर्जेंटाइट के बाद कौन सा आएगा, सिल्वेनाइट। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, इसमें कह रहा है कि सिल्वेनाइट सिल्वर नहीं है, सिल्वर नहीं होगा तो बच्चे क्या होगा, गोल्ड होगा। तो यहां पर AU इज द करेक्ट आंसर सिल्वेनाइट का। अच्छा, कुछ पॉइंट्स आपके, जैसे मैं बात करूंगा, मेलेकाइट हो गया। मेलेकाइट और जो होता है किसका होता है बच्चे, कॉपर का होता है। मैंने आपको ट्रिक वाइज याद करा रखा है, चाहे आप किसी की भी वीडियो कैसे भी देखे, ट्रिक वाइज अगर आप याद करना चाहते हैं तो आपको चीजें अच्छी लगेंगी और आपको लॉन्ग टर्म तक चीजें याद भी रहेंगी। ठीक है, मिलेराइट जो होता है वो किसका होता है बच्चे, निकल का होता है। ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे बच्चे, एलॉय एंड ओर में मैंने एलॉय की बात करी थी, सभी लोग ध्यान से देखिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे जाते हैं बच्चे। सबसे पहले की बात करी थी, ब्रास होता है, ब्रास के ऊपर क्या जम जाती थी, काजी जम जाती थी, तो क्या हो गया, कॉपर और जिंक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रास के बाद क्या आएगा बच्चे आपके सामने, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो होता है, अच्छा, ब्रास के बाद आएगा आपके सामने जर्मन सिल्वर। क्या नाम है बच्चे, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर पर काजी नहीं जमेगी, काजी नहीं जमेगी तो कॉपर हो गया, जिंक हो गया और निकल हो गया। अगला पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो होता है बच्चे वो बहुत ज्यादा कैसी होती है बच्चे, हार्ड धातु होती है। कांसा जो होता है जिसकी मूर्तियां बनाई जाती है वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा हार्ड धातु होती है। हार्ड होगी तो हम इसको चक्कू से नहीं काट सकते हैं, तो किससे काटी, तो का से हो गया कॉपर और टी से क्या हो गया, टिन। सभी लोग देखते रहिए जरा ध्यान से बच्चे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चे। अगला, सर ऐसी कौन सी ब्रॉन्ज बहुत ज्यादा हार्ड है, हम उसको काट नहीं सकते हैं, तो किसका यूज करेंगे बच्चे, गन मेटल का यूज करेंगे। किसका यूज करते थे बच्चे, गन मेटल, गन से काटी जी, थोड़ा प्यार से बोलना है चीजों को। कॉपर हो गया, टिन हो गया और जिंक हो गया, ये गन मेटल के क्या हो जाएंगे, कंपोजिशन हो जाएंगे। सोल्डर जो होता है वो आपका लेड और टिन का होता है, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ेंगे बच्चे। अच्छा, इसका आंसर लगा लीजिए, मोनाजाइट ए का 3 हो जाएगा बच्चे, और बी का 4, और सी का कौन सा हो जाएगा बच्चे, 1 है ना, सी का क्या हो जाएगा बच्चे, 1। तो यहां पर आपके सामने कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे, ब्रेवो ऑप्शन यहां पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर के रिगार्डिंग क्या चीज सही है। आपको पता है बच्चे कि हमें अगर एसिड बेस एंड सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना है कि कौन एसिड है कौन बेस है, तो हम उसके लिए किसका यूज करते थे, यूनिवर्सल इंडिकेटर हो गया, लिटमस पेपर हो गया। सर लेबोरेटरी इंडिकेटर्स जो होते हैं जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोप्थिलीन हो गया, उन सभी का यूज करते थे। सर इट इज अ मिक्सचर्स ऑफ द सेवरल इंडिकेटर, बिल्कुल बात सही है सर। यहां पर बहुत सारे इंडिकेटर जो यहां पर एज अ पीएच एज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर के रूप में यूज करेंगे, और जो कहां से कहां तक लाई करता है, 0 से लेकर 14 तक लाई करता है। मैंने आपको सारी पीएच वैल्यू लिखवा रखी है, किसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है ये आपको याद रखना है बच्चे। अगला पॉइंट, इट शोज द कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, बिल्कुल बात सही है। अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो होता है वो जनरली मोल पर लीटर में डिफाइन होता है, तो कंसंट्रेशन जो होता है बच्चे वो आपका, अगर H पॉजिटिव का मान ज्यादा होगा तो पीएच की वैल्यू क्या होगी बच्चे,
कम आएगी तो वहां पर वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर बिहेव करेगा। अगला पॉइंट है आपके सामने, इट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। बिल्कुल बात सही है। इन टाइट्रेशन प्रोसेस जो करा जाता है उसमें हम क्या करते हैं बच्चे, एसिडिक और बेसिक की स्ट्रेंथ का पता करते हैं। तो ये भी पॉइंट एकदम सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे, डेल्टा ऑप्शन यहां पर सही होगा। अच्छा, जो हाइड्रोजन आयन और आपके हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, 10⁻⁻14 के बराबर होता है। पीएच स्केल की डिस्कवरी किसने करी थी, सोरेनसेन नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। सर पीएच स्केल में जब वैल्यू पीएच की 0 होती है, 7 होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे, वो न्यूट्रल वाटर या आपका डिस्टिल वाटर के नाम से जाना जाता है। ये आपके 0 से 3.5 कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, फिर ये वीक एसिड होंगे, फिर वीक बेस आएंगे, फिर कहेंगे बच्चे 10.5 किसकी होती थी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम एंटासिड के नाम से जानते हैं, MgOH का होल ट्वाइस। आपने इनो का नाम सुना होगा। इनो जो होता है वो एसिडिटी को खत्म करने के लिए यूज करा जाता है। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग टू द पीएच स्केल इज करेक्ट। लॉगरिथमिक स्केल है, बिल्कुल बात सही है। स्केल लिमिटेड टू द, है ना, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर। देखो मैंने अभी बताया था प्रीवियस वाली स्लाइड पर, वो आपको मिल गया होगा। लोअर द पीएच वैल्यू ग्रेटर द एसिडिटी, ये तो एकदम बात सही है सर, देखते ही आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, सुनते रहिएगा बच्चे जरा ध्यान से, ठीक है ना। अब बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी बच्चे, मैंने आपको कहा था सर जो हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज कर देगा, तो वो कैसा होगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी। अब आप देखिएगा बच्चे, अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करूंगा, सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड बहुत तेजी से वाटर रिलीज करते हैं, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेंगे, तो यहां पर स्ट्रेंथ तो सबसे ज्यादा इसी की है बच्चे। ऐसे ही ऑप्शन आ गया भाई। चलो अब इधर देखो, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड हो गया, वो आपका दूसरे नंबर पर लाई करेगा भाई। सोडियम पोटेशियम ये आपके कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर जाते थे। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन करता था, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता था। एल्यूमिनियम हो गया और अमोनियम हो गया। अमोनियम और कम, मैंने आपको अभी बताया था इस वीडियो में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एज अ वीक बेसिक स्ट्रेंथ की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पर आपके सामने कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे, चार्ली ऑप्शन यहां पर एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। आगे गला सूख गया भाई। चलिए इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, ऑर्गेनिक एसिड है और उनके मिनरल नेचुरल सोर्सेज हैं। सर एसिडिक एसिड किसमें पाया जाता है, विनेगर के अंदर, बिल्कुल बात सही है। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड टमारेंड में, टोमेटो के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। ऑक्जेलिक एसिड, अच्छा टार्टरिक एसिड टमारेंड के अंदर, ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाएगा, है ना, टोमेटो के अंदर। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे, पहला ऑप्शन यहां पर सही होगा। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 ऑप्शन यहां पर सही होगा, ठीक है ना बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे, जैसे चाय के अंदर, टी के अंदर कौन सा एसिड होता है आपको पता होना चाहिए, टैनिक एसिड होता है, ठीक है। और जो फैट होते हैं उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, स्टीयरिक एसिड होता है सर, ठीक है ना। अब इस तरीके से आपको चीजों को याद रखना है बच्चे। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, मैच द फॉलोइंग। दोबारा सर आपके सामने मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन की भरमार लेकर आए हूं आप सभी के साथ, है ना। तो आप लोग वीडियो को बच्चे लाइक करिएगा। इन क्वेश्चन को हमें तैयार करने में थोड़ा बहुत टाइम जरूर लगता है बच्चे। चाहे इस पीपीटी की बात करो, चाहे प्रीवियस पीपीटी जो हमने बनाई है उनमें हमें अच्छा खासा टाइम लग जाता था, है तो इसलिए आप लोग भी हमारी मेहनत को सलाम करते रहें। चलिए आप देखेंगे, सिल्वर आयोडाइड जो होता है, AgI जो होता है, वो आपका आर्टिफिशियल रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, जैसे ना जो आर्टिफिशियल रेंज होती है ना, जहां पर बारिश नहीं होती है, वहां पर AgI का यूज कर जाता है। बादलों क्लाउड के साथ मिक्स कर दिया जाता है, तो वहां पर कंडेंसेशन इजीली हो जाता है। तो आपको याद रखना है बच्चे, AgI किसका यूज करता है, इसका।
सिल्वर क्लोराइड एज अ हॉर्न सिल्वर, बिल्कुल बात सही है। जिंक फॉस्फाइड जो होता है वो आपका रेड पॉइजन, मतलब चूहे को मारने के लिए यूज करा जाता है और इसी को हम रोडेंटिसाइड के नाम से भी जानते हैं। अगला जिंक ऑक्साइड जो होता है वो आपका कैसा होता है बच्चे, फिलोसफर वूल के नाम से जानते हैं जिंक ऑक्साइड को। तो आपके सामने तीसरे का सी, फोर्थ का डी, एक का अच्छा ये हो जाएगा, फर्स्ट का बी। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे, ब्रेवो ऑप्शन यहां पर एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, केमिकल कंपाउंड्स हैं और उनके केमिकल फॉर्मूला दिए गए हैं सर, है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन फेरिक ऑक्साइड की वजह से, विनेगर एसिटिक एसिड, बेकिंग सोडा हमारे सामने क्या होता था याद करिएगा, है ना। चीजों को स्पंजी बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लाइम वाटर कैसे बनाते हैं सर, CaOH का होल ट्वाइस, या हम इसी को स्लेक्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं बच्चे, ठीक है ना। अच्छा तो यहां पर डी का कौन सा हो गया बच्चे, 3 ऑप्शन हो गया, और चार्ली का कौन सा हो जाएगा बच्चे, पहला ऑप्शन। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे, है ना, अल्फा का 2, अल्फा का हो गया बच्चे 2, रस्टिंग ऑफ आयरन फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, अल्फा का हो गया बच्चे 2 और ब्रेवो का हो गया 4, सी का कौन सा हो गया 1, है ना। तो 2 4 1, 2 4 1 और 3, डी का 3, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन हो गया, ब्रेवो ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा बच्चे। क्लियर है ना बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, चॉक पाउडर हो गया। कंपाउंड एंड मिक्सचर में जो आपका मिक्सचर वाला पार्ट है बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलाइड की अगर हम बात करेंगे बच्चे, कोलाइड जो होते थे वो आपके क्या होते थे याद करिएगा, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल का साइज 10 टू की पावर 7 से लेकर 10 टू की पावर -9 तक लाई करता है। तो हमारे सामने स्कैटरिंग फिनोमिना होता है, और आपको पता है जितने भी ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उसमें पार्टिकल का साइज 10 टू की पावर -9 से भी कम होता है, और सस्पेंशन जो होते हैं उसमें पार्टिकल का साइज जो होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल्स का साइज ज्यादा होने की वजह से स्कैटरिंग फिनोमिना नहीं होता है। तो यहां पर आपको देखना है सर, पोटास एलम फिटकरी को अगर मैं पानी के अंदर घोलूंगा तो वो एक ट्रू सॉल्यूशन बनाएगी सर, ये तो नहीं होगा सर। शुगर और वाटर ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है चीनी और पानी को मिलाएंगे तो क्या बनाएगा, शुगर सॉल्यूशन, ये भी नहीं होगा। लाल दवा KMnO4 जो होता है, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, ये भी वाटर के साथ बच्चे ट्रू सॉल्यूशन बनाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे, अल्फा ऑप्शन यहां पर सही होगा। बच्चे थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है। अगर आप चीजें, मैं मान सकता हूं कि कुछ क्वेश्चन आपको यूपीएससी नए फ्रेम करता है, तो हमें उसकी रीच को पकड़ना है बच्चे। रीच को आप तभी पकड़ सकते हैं जब आपकी नॉलेज ज्यादा होगी, जब आप चीजों को बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तब आप चीजें करेक्ट कर पाएंगे। चलिए चॉक पाउडर की बात करेंगे तो चॉक पाउडर कुछ इस तरीके का मिक्सचर बनाता है, मैंने नीचे की तरफ स्लाइड में दिखाया भी है। और इससे क्या हो जाता है बच्चे, लाइट का स्कैटरिंग फिनोमिना होता है, और इसमें क्या होता है बच्चे, है ना, स्कैटरिंग फिनोमिना होता है, बिल्कुल बात सही है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, और इसी इसमें जो पार्टिकल का मोशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है आपके सामने, सभी लोग देखेंगे बच्चे। क्रीम फ्रॉम मिल्क कैन बी सेपरेटेड बाय, अच्छा आपने देखा होगा मथनी होती है, मथनी की सहायता से हम क्या करते हैं, है ना, दूध या छाछ को हम क्या करते हैं, शेक करते हैं, तो वहां पर क्रीम क्या हो जाती है, लो डेंसिटी की वजह से अपर सरफेस पर आ जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है, आपका आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से होता है। आपने वॉशिंग मशीन हो गया, वॉशिंग मशीन में जो ड्रायर होता है, वो जो रोटर लगा रहता है, वो भी किसका, वो भी उसमें भी हम वो क्या करता है, मॉइस्चर को क्या करता है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस पर अप्लाई करते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, आपके सामने सेटल डाउन हो जाता है। ये भी आपका वाटर ड्रायर है ना, यहां पर आप ड्रायर लिख सकते हैं, ड्रायर में भी आपका सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज करते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, एक पॉइंट और सुनेंगे बच्चे कि प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड, ब्लड से अगर प्लाज्मा को अलग करना है तो भी हम किस प्रोसेस का यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का ही यूज करते हैं। डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन क्या होता है, सभी लोग देखेंगे बच्चे जरा ध्यान से। अगर मैं सेडिमेंटेशन की बात करूंगा तो पार्टिकल जो होता है वो हैवियर डेंसिटी की वजह से नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है।
तो ऊपर तो पानी प्योर बचता है ना, तो यहां हम इस वेसल को टिल्ट कर दीजिए, या टिल्ट की जगह इस पानी को क्या कर दीजिए आप अलग वेसल में कन्वर्ट कर दीजिए। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन। और इस जो आपके सामने ऊपर जो पानी रह गया है उसको एक अलग वेसल में जब हम कंसीडर करेंगे तो वो हो जाएगा आपके सामने डिकेंटेशन प्रोसेस। अच्छा, सेडिमेंटेशन जो होता है बच्चे, एक बात और सुन लीजिए बच्चे जरा ध्यान से, है ना, जैसे आपको पता है रेत और पानी का मिक्सचर क्या बनाता है, एक सेडिमेंटेशन प्रोसेस में उसमें अप्लाई करा जाता है। अच्छा, एक होता है अच्छे विनेगर ऑयल। विनेगर ऑयल जो होता है वो भी क्या करता है बच्चे, है ना, उसमें भी हम कौन से प्रोसेस का यूज करते हैं बच्चे, है ना, सेडिमेंटेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है भाई, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है अगर मैं बात करूंगा बच्चे कि आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, बड़े पेबल स्टोन जिन्हें हम बोलते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं बच्चे अलग कर लेते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चे, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। आप बोल सकते हैं सेपरेट ऑफ द पेबल स्टोन फ्रॉम द सैंड, वो कौन सा होता है आपके सामने, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। आगे बात करेंगे बच्चे। अच्छा, फिल्ट्रेशन का ही अगर मैं एडवांस वर्जन की बात करूंगा तो ये होता है आपके सामने सीविंग प्रोसेस। सीविंग प्रोसेस में क्या होता है बच्चे, ये भी एक प्रकार के छानने वाला ही प्रोसेस होता है। इसमें क्या करते हैं बच्चे, हम बहुत ही छोटे छोटे जो महीन पार्टिकल्स होते हैं या महीन इंप्योरिटी जो होती है उनको अलग करने के लिए हम सीविंग प्रोसेस का यूज करते हैं। क्लियर। अब आपके सामने बहुत सारे प्रोसेस हो गए, आपका क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स हो गया। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स का जो हम यूज करते थे वो किस लिए यूज करते थे, आप सभी को पता है कि कलर को सेपरेट आउट करने के लिए, है ना, ड्रग्स को, अगर ब्लड के अंदर ड्रग्स मिला हुआ है तो हम भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करेंगे। डिस्टिलेशन प्रोसेस हो गया, है ना, उसमें आपका फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आता है। ये सारी कहानियां मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई हुई है बच्चे, आप इनको जरूर पढ़कर जाइएगा। मैंने आपका मोस्टली 70 to 80% वाला जो मेजर पोर्शन जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है वो मैंने आपका बच्चे कवर अप कर दिया है। क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपकी सारी चीजें कवर अप करने की पूरी कोशिश करी है कि मैं अपनी तरफ से आपको एक अच्छा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट, मतलब पूरे YouTube पर जो भी YouTube पर केमिस्ट्री के वीडियोस है, हम वहां पर आपको एक बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सके। मेरा ही नहीं, ये पूरी ग्राउंड जीरो की टीम जो है वो आप लोगों के लिए एक बेटर कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरीके से लगी हुई है, दिन रात लगी हुई है। ठीक है, तो अंतिम समय में लास्ट मोमेंट पर आपको बच्चे यही याद रखना है कि हमें किस तरीके से टाइम जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, है ना, या टाइम आपको सेव करके रखना है बच्चे। कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें हैं, जब हमारा एग्जाम पास होता है तो हम ऑटोमेटिकली खुद ब खुद शांत हो जाते हैं और अपने एग्जाम की तरफ फोकस करने लग जाते हैं, है ना, क्योंकि जब आप फोकसिंग रहते हैं, मतलब चीजों को काम डाउन रूप से सारी चीजें सोचते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द साइंस उस टाइम जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है वो 4 टाइम्स सीक्रेट्स होती है मोर। तो इसी वजह से आप लोगों को लास्ट समय पर काम डाउन होकर सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़नी है बच्चे। मैं आप लोगों के लिए यही विनम्र निवेदन करूंगा आप लोगों से कि आपके सामने थोड़ा बहुत समय और बचा है, 10-15 दिन का, मैक्स टू मैक्स 10 दिन का समय और बचा है। ठीक है, 8 दिन का, तो आप लोग अच्छे से चीजों को पढ़ते रहिए बच्चे, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, फिर एक और शानदार मुलाकात होगी आप सभी लोगों के साथ, है ना, और तब तक के लिए मिलते हैं बच्चे एक और शानदार मुलाकात के साथ। जय हिंद, जय भारत।